अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, आपके पास पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, इवन क्विज़ेस भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है, इसे फौरन विजिट कीजिए। दैट इज www.vtuitions.com। इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फौरन विजिट कीजिए, फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 4 बैंक अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बुक क्वेश्चंस में कि उनके जो बैंक में जो सवाल होते हैं वो आपको पता है कि जो टॉपिक से रिलेटेड भी होते हैं और थोड़े से हटके भी होते हैं, जो कि आप उनको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। जवाब वहीं पर होता है, लेकिन आज मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको समझाने में कि किस तरीके से आप उन सवालों को अपने टॉपिक से रिलेटेड समझकर उनका जवाब दे सकते हैं ईज़िली। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि अगर एग्ज़ाम में मुझे इस तरीके से क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें मुझे थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आ जाता है कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स या या प्रोसीजर्स, हाउ टू ओपन एन अकाउंट अगर नहीं आता है, थोड़ा-सा घुमा-फिरा के थोड़ा-सा इस तरीके से आता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जवाब उसका वही है। तो वो आपको ये सवाल जो है थोड़ी-सी हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आपके साथ मैं फाइल शेयर कर लेता हूँ जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस भी मौजूद है और उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, ताकि साथ-साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा क्या सवाल है और उनके किस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ये कुछ सवाल जो है वो शॉर्ट से रिलेटेड है और कुछ लॉन्ग से रिलेटेड है। तो जो शॉर्ट से रिलेटेड होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि उनको जितना शॉर्टली आंसर दे सकें उतना बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ओनली 4 मार्क्स का है, तो हमने उसका 4 मार्क्स के लिहाज से ही उसका जवाब देना है। आप चाहें तो उसको हाफ पेज तक उसको लेके जा सकते हैं, उसका फुल पेज तक भी उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? अगर आप उसको थोड़ा-सा एक्सीड करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा हाफ पेज को थोड़ा-सा अगर आप ले जाते हैं आगे, तो आप उसको 1/3 तक उसका आंसर दे सकते हैं, उसको फुल पेज तक ना लेके जाएँ, ये मेरी आपको एक सजेशन है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप आपका जो टाइम है वो एक तो ज़ाया होता है और एग्ज़ामिनर आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा ज़्यादा लिखने का, इवन वो आपको अ, एफ ओवर एफिशिएंट ही समझ के इवन आपको अ, आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर सकता है। तो इसलिए आपको ये सजेस्टेड यही है कि उसको एज़ मच एज़ जो है उसको कंसाइज़ और उसको एक वर्ड टू वर्ड जवाब देने की कोशिश करें। पहला सवाल है, डिफाइन बैंक अकाउंट्स, लिस्ट डाउन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये जो है इसके अंदर आपको बैंक अकाउंट्स के बारे में बताना है कि बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट्स की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है? बैंक अकाउंट्स किस लिए होता है? बैंक अकाउंट जो है वो इसलिए बनाया जाता है आपकी 3 प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए। बैंक बैंक जो है वो सामने आता है, वो 3 कौन-सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि बैंक दे रहा है और जो आपकी ऐसी कौन-सी नीड को फुलफ़िल कर रहा है कि जिसके लिए बैंक अकाउंट्स को ओपन करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी कौन-सी नीड को फुलफ़िल करता है? आपकी सेफ्टी नीड को। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी आप घर आपके जो पैसे हैं जो आप घर पे सेव नहीं कर सकते, वो आपको बैंक जो है वो एक सेफ्टी के साथ आपके पैसों को सेव कर रहा है। बोरोइंग नीड को फुलफ़िल कर रहा है कि अगर आपको कल को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, और आपको अपनी कुछ ट्रांज़ैक्शंस करनी है, कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ अपने लोन्स को कुछ कोई उधार लिया हुआ था किसी से, उसको पूरा करना है, स्टडीज़ के लिए चाहिए, कुछ भी वजह हो सकती है, तो उसके लिए बोरोइंग नीड को फुलफ़िल कर रहा है कौन? बैंक। सबसे पहले अगर आपको लोन लेना होगा तो आप जो है कि सिक्योरिटी तरीके से लोन लेना होगा तो आप बैंक की तरफ जाते हैं। एंड डेट क्लियरिंग नीड्स, इट मीन्स कि जब आप बैंक में जो पैसे डलवाते हैं, कल को वो आप अपनी ज़रूरियात, अपनी फ्यूचर नीड को किस तरीके से उससे उन नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, वो आपकी नीड को पूरा कौन करता है? बैंक अकाउंट्स। ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं जिनके लिए बैंक अकाउंट्स को ओपन करना ज़रूरी होता है और आजकल हर किसी की नीड बन चुका है बैंक अकाउंट को ओपन करवाना, क्योंकि जो भी आजकल ट्रांज़ैक्शंस हो रही है बिज़नेस की, और कोई भी इवन वो बच्चे से ब बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर किसी के इस टाइम पे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में, जहाँ पे जिन बैंक्स में उनको यकीन है, जिनमें उनका ट्रस्ट लेवल हाई है,
और जहाँ उनकी अवेलेबिलिटी ईजी है वहाँ जाकर वो आसानी से खुलवा सकें, या वर्ड ऑफ माउथ या उनका कोई जानने वाला वहाँ पे मौजूद है, या वहाँ पे उन्होंने उनके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, तो वो उस जगह पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएँगे। बैंक अकाउंट्स कितने किस्म के होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ कि 3 किस्म के होते हैं, जो 4th वन जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आपकी बुक में ये मौजूद है, तो आपने इसके बारे में लिखना है, ठीक है? बेशक वो रियल लाइफ में वो उसको हो या ना हो, एग्ज़िस्ट करता हो, ना करता हो, आपने उसके बारे में भी लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है? उसका नाम ज़रूर मेंशन करना है, और हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में इसके बारे में आपसे पूछ ले। तो इसलिए इसको प्रिपरेशन में भी आपने याद करना है, भूलना नहीं। व्हाट डू यू नो अबाउट सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट आपको बता चुका हूँ कि ये स्मॉल सेविंग के लोगों के लिए, जो सैलरीड लोग हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ये उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो अपनी सेविंग्स कर सकें। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और ये किस लिए ये होते क्या हैं सेविंग अकाउंट्स? ये आई मीन ये सेविंग अकाउंट्स दूसरे अकाउंट से क्यों डिफरेंट होते हैं? क्यों इनमें फिक्स अकाउंट क्यों इनमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है? ठीक है? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बैंक है, आपके जो पैसे हैं जब आप उसमें सेव करवाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पैकेजेस देता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आपको एक तरह से लालच देता है कि आप उसमें बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराएँ, क्योंकि हमारे पास जो अवाम है वो ज़्यादातर जो है वो सेविंग्स की तरफ जाती है, वो अपने घरों में पैसे जमा करे जाते हैं, और वो एक क्या कहते हैं कि कतरे-कतरे से दरिया बन जाता है, ठीक है? तो वो जब बैंक को वो कतरा-कतरा मिलता रहता है वो सेविंग अकाउंट्स का, तो बैंक के पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट आ जाती है, ताकि वो अपनी उन्हीं अमाउंट को जो है वो री-इन्वेस्ट करे और उससे फ़ायदा उठाए, और वो पैसे जो है वो आगे आगे इन्वेस्ट करता है बाय मेकिंग लोन्स, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की, डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेसेस की वो हेल्प करता है, और इस तरीके से वो अर्न करता है, और इन रिटर्न जब उसको प्रॉफिट होता है, तो वो उसमें से एक प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है? इस तरीके से जो सैलरीड लोग हैं वो एनकरेज होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी सेविंग्स जो है वो बैंक में डिपॉज़िट करवाएँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिल सकें। डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं लोगों के मुताबिक। आप सबसे पहले बैंक जाके, सेविंग अकाउंट के अंदर भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अलग होगी, अगर कोई सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, मीन्स कि जो एक अपनी 60s को क्रॉस कर चुका है, उनके लिए अलग होगा, वुमेन के लिए अलग अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है? तो इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट होता है, कन्वेंशनल बैंकिंग होता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सेविंग अकाउंट के अंदर होती हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन है, जो कि आप इसमें सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब उसने शॉर्ट नोट कहा है, इट मीन्स कि जब उसने डिस्कशन कहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको 2 पैराग्राफ के अंदर अच्छा खासा डिस्कस करें, एक-एक चीज़ को डिटेल में बताएँ। ज़रूरी नहीं है कि डिटेल का मतलब ये है कि आप उसको लेंथ में ले जाएँ लंबा, इट मीन्स कि जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उसमें डिस्कस करें, जो-जो उसके मेन पॉइंट्स हैं। व्हाई डू बिज़नेस प्रेफर करंट अकाउंट? आंसर ब्रीफली, वो कह रहा है कि बिज़नेसमैन जो है उसको करंट अकाउंट क्यों प्रेफ़र करना चाहिए, क्यों वो बिज़नेस अकाउंट खुलवाए? आप इसके बारे में बताइए, ठीक है? या इस तरीके से भी आ सकता है, इन व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट लोएस्ट और नो इंटरेस्ट इज़ ऑफर्ड। ये दोनों सवाल जो हैं, ये उनका जो जवाब होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन आप उनकी स्टार्टिंग थोड़ी-सी जो है वो अपने मुताबिक करेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे, और उनका उसके बाद जो है उसकी जो कंटिन्यूटी है वो आप सेम करेंगे। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है करंट अकाउंट की डेफिनिशन, करंट अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है? आपने करंट अकाउंट के बारे में लिखना है। सिर्फ़ जो शुरू की 2 लाइन्स होंगी वो आपके सवाल को कनेक्ट कर रही होंगी, आपके सवाल को सपोर्ट कर रही होंगी। जैसे कि अगर मैं इसका सवाल जवाब देता हूँ, व्हाई डू बिज़नेसमैन प्रेफर बिज़नेस अकाउंट? तो आप बोलेंगे अ, बिज़नेस अकाउंट इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज़, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि who need to send and receive money more frequently than others. There is no daily restrictions or limits on any business transaction, either payments or deposits in these accounts. Current accounts allows overdrafts or taking out more money than the amount is available in the current account. ठीक है, इट मीन इसका ये मतलब है कि
उन जो बिजनेसमैन होते हैं उनको करंट अकाउंट इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि उनको ताकि उनको कोई पैसे भेजना मतलब सेंड मनी और रिसीव मनी मतलब उनकी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है पैसों की वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है दूसरे अकाउंट्स के जरिए से रिलेटेड अगर हम कंपेयर करें सब सेविंग्स अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इनकी जो ट्रांजेक्शन होती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन वो फ्रीक्वेंट होती है वो ज्यादा होती हैं और इसके अंदर फिर कोई डेली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है करंट अकाउंट के अंदर कि आपने आज इतनी ही ट्रांजैक्शंस करनी है इतनी ही अमाउंट की करनी है ठीक है तो इसके अंदर आपको एक लेवरेज दी जाती है कि आप जितनी मर्जी लिमिट की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इवन अगर आपके बैंक में 10,000 रुपीज है तो आप 20,000 रुपीज की भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये आपको बैंक जो है करंट अकाउंट में ये फैसिलिटीज देता है इट मीन्स कि आप ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी इनसे अवेल कर सकते हैं कि इट मीन्स कि कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो रुकेगी नहीं आपकी ट्रांजैक्शन कंटिन्यूटी से चलती रहेगी जो आपकी नेगेटिव में जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी बाद में आपसे रिकवर कर ली जाएंगी जब आप नेक्स्ट अपने उसमें पैसे डलवाएंगे तो जो करंट अकाउंट वाले होंगे वो उनके नेक्स्ट अमाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगी जो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन की थी और वो नेगेटिव में जा रही थी अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी वाला है उसने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपीस है और मंथली जो है 5 लाख रुपीस की सैलरीज जो है उनकी एम्प्लॉयज की डिडक्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली बैंक से ट्रांसफर होके एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में चली जाती हैं लेकिन इस महीने जो है वो बैंक जो कंपनी के जो ओनर है उनके अकाउंट में 4 लाख रुपीस है और सैलरीज जो है वो 5 लाख रुपीस जानी थी लेकिन इस दफा भी 5 लाख रुपीस ही जाएंगे लेकिन जो वो 1 लाख का जो नेगेटिव अमाउंट होगा वो बैंक जो है एज अ ओवरड्राफ्ट जो है वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और नेक्स्ट अमाउंट से वो 1 लाख रुपीस उससे डिडक्ट कर लेगा ठीक है उससे रिकवर कर लेगा तो इसलिए जो है वो बैंक जो बिजनेसमैन है वो इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं दूसरा इसी का सवाल जो था कि लोएस्ट और नो इंटरेस्ट का क्या सीन है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि अ, जब आप फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली जब आप विड्रॉल्स करवाते हैं तो इट मीन्स कि बैंक को वो इतनी जल्दी वो चीजें नहीं मिलती हैं वो पैसे नहीं मिल पाते कि जो आगे वो री इन्वेस्ट कर सके तो इसकी वजह से बैंक जो है वो आपके पैसों को री इन्वेस्ट नहीं कर पाता तो इसलिए वो आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज कर लेता है एज अ फीस ठीक है तो इसकी वजह से इसके अंदर वो आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है आपको कोई भी सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और आपसे सिर्फ एक अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इवन आपसे वो चार्ज कर रहा है आपको कुछ पे नहीं कर रहा ठीक है लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर वो आपको पे कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी आपको वो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है तो ये चीज का आपने डिफरेंस रखना है व्हाट आर फिक्स अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए ताकि आपको और डिटेल में समझ आ जाए कि फिक्स अकाउंट्स क्या होते हैं फिक्स अकाउंट बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आप पैसे जो है वो बैंक में जाके डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक जो आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बेनिफिट्स देता है ज्यादातर ये लोग पेंशनर्स जो होते हैं या इस पेरेंट्स होते हैं या विडोज होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैंक जाकर एक अमाउंट फिक्स अमाउंट जो है वो रखवा देते हैं कि हम इतने टाइम के बाद इसको विड्रॉ करवाएंगे ताकि हमें एक अमाउंट मिल जाए तो कि हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए काम आ सके कुछ को अपनी शादी बच्चों की शादी के लिए रखवाते हैं, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रखवाते हैं, कुछ कोई अलग डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए लोग वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो होता है विथड्रॉल्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, आप विथड्रॉ नहीं करवा सकते पैसे अगर आप विथड्रॉ करवाते हैं तो बैंक जो आपको पेनल्टी चार्ज करता है उसकी। उसके अंदर क्या होता है इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ नोट ऑन होम सेविंग अकाउंट्स ये जो है मैं आपको बताया कि एब्सोल्यूट हो चुकी हैं ये अब नहीं होता है ये बेसिकली पहले जो है जब शुरू की बैंकिंग सिस्टम्स बनाए गए थे उस टाइम जब लोग जो है वो बैंक नहीं आ रहे थे फिर भी बैंक चाह रहा था कि जो लोग हैं वो आए हमारे पास बैंक अकाउंट खुलवाएं लेकिन जब लोग घरों में पैसे रख रहे थे तो उन्होंने बोला क्यों क्यों ना हम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें कि लोग घरों से बैठ के ही बैंकिंग सिस्टम्स का फायदा उठा सकें तो उन्होंने फिर होम सेविंग्स का ये सिस्टम ओपन किया और लोगों के घरों में जाकर लॉकर्स बनाना स्टार्ट किए और कहा कि आप घर में ही लॉकर रहेगा आप घर में ही इसको सेव रखें लेकिन इसकी जो कीज होंगी वो हमारे हैंड में होंगी और हम हर हफ्ते आके इसकी चेकिंग करेंगे
और जितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी हम लेके जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बैंक इसीलिए वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है ना कि भई वो कल को वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकें अपने बिज़नेस में, ठीक है? तो वो जो ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते थे तो बैंक के ज़रिए हो रही होती थी, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाती थी, काफ़ी रिस्की हो जाती थी, इसकी वजह से वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई। इसके बाद है इन व्हिच अकाउंट द हायर रेट इज़ ऑफर्ड एंड व्हाई? ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें दिया जाता है? वो दिया जाता है फिक्स्ड अकाउंट में, तो इसके बारे में आप फिक्स्ड अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल से बता देंगे कि फिक्स्ड अकाउंट में क्यों सबसे हाईएस्ट रेट दिया जाता है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट के आपने एक टाइम के लिए फिक्स्ड अमाउंट के लिए जब आपने पैसे दे दिए, बैंक ने वो पैसे मिल गए, इट मीन्स कि वो 10 साल तक, जो 10 साल का पीरियड है 10 साल तक ही होता है, 7 डेज़ के अंदर-अंदर से लेकर 10 ईयर्स तक ये होता है, और उसके बाद 10, 15, 20 किसी तक किस टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड पीरियड जो भी आपने डिसाइड किया है, उस टाइम तक ये रहेगा। और उस टाइम तक जो आपने जब विथड्रॉ नहीं करवाया तो बैंक को एक बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई आपके पैसों को इस्तेमाल करने की, और उससे बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो फिर इस जब वो बैंक को ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है तो फिर वो आपको भी कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है। अगर आप यही एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल भी ले लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे से उधार लेते हैं 10 सालों के लिए, तो इट मीन्स कि आप उससे एक अच्छी खासी अमाउंट उठाएँगे, राइट? 10 साल के लिए, अब अगर आप किसी से हफ्ते के लिए उठाते हैं, दिनों के लिए उठाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उससे एक ऐसी अमाउंट उठाएँगे जो कि आप दिनों में रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे एक एक 1 करोड़ रुपया दे दो या 10 लाख रुपए दे दो, चलो 1 करोड़ नहीं, चलो 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद दे दूँगा, 2 साल बाद दे दूँगा, 3 साल बाद दे दूँगा या इवन 5 साल बाद भी दे दूँगा। तो इट मीन्स कि उसने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड टाइम के लिए आपसे अमाउंट ले ली, ठीक है? इट मीन्स कि इस टाइम के दौरान आप जाके उस बंदे से नहीं कह सकते कि मेरे पैसे दो, वो बोलेगा भई मैं इतने टाइम के बाद ही तुम्हें पैसे दूँगा। अब वो उतने टाइम के बाद जब आपको पैसे देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने फ्री फंड में तो उसको पैसे नहीं दिए होंगे। आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि यार मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, अगर तुम ये बिज़नेस के लिए ले रहे हो, ठीक है? उधार 2 किस्म के हो सकते हैं ना, या तो हो सकता है कि वो उसने सिर्फ़ दोस्ती यारी में दे दिया, ठीक है यार तुम ले लो और मुझे इतने ही पैसे दे देना। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब आपने किसी को लॉन्गर टाइम के लिए दिया है, तो आपने उसको एक ज़रूर आपने इसमें एक कंडीशन लगाई होगी कि मुझे दोगे तो मुझे फ़ायदा भी चाहिए इसमें, मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे तुम साढ़े 10 लाख रुपए दोगे या 11 लाख रुपए दोगे, वो 50,000 या 1 लाख रुपए का जो फ़ायदा होगा, वो आपको उसको देने का फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से बैंक भी आप जब आप बैंक को भी एक स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए पैसे देते हैं, बैंक उससे बिज़नेस करता है और उसको बैंक को जब फ़ायदा होगा, तो वो आपको फिर बेनिफिट भी अच्छा खासा देगा। क्वेश्चन 7 है फॉर whom does आर सेविंग अकाउंट्स suitable and why for a salaried person which type of account is better? सवाल दोनों आते हैं, सेम ही बात है। अगर कहता है कि सूटेबल किन के लिए है, तो वो सैलरीड पर्सन के लिए होते हैं, और सैलरीड पर्सन की बात कर रहा है तो इट मीन्स कि वो सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा है। ठीक है? तो आपने सेविंग अकाउंट के बारे में लिख देना है कि सैलरीड पर्सन्स के लिए जो होता है सेविंग अकाउंट बेटर होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सैलरीज़ को एनकरेज कर रहा होता है, उनकी स्मॉल सेविंग्स को। ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इफ अ विडो वांट्स टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक व्हिच टाइप शुड बी प्रेफर्ड एंड व्हाई? विडोज की जब बात आती है तो विडोज के लिए हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है वो विडोज जो होगी वो उनके पास एक अमाउंट होगी, ठीक है? कि उन जो हस्बैंड से उनको आई होगी, ठीक है? और वो कोशिश करेंगी कि उन अमाउंट को जो है वो ज़ाया ना करें और उसको आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करें अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। अगर उनके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए सिक्योर करवा दें, ठीक है? तो वो क्या करेंगी, बैंक जाएँगी और वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो एज़ अ फिक्स्ड डिपॉज़िट करवा देंगी, ताकि जो है फ्यूचर के में आने वाले टाइम में या तो अपने बुढ़ापे के लिए कि उनके बुढ़ापे में वो पैसे काम आ जाएँ, या उनके बच्चों के वो काम आ जाएँ, वो आगे स्टडीज़ में, उनकी शादियों में वो पैसे काम आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी होंगी। प्रिपेयर अ स्टेप इन ओपनिंग बैंक अकाउंट। ये आपको पता है कि ओपनिंग अकाउंट बैंक अकाउंट में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन करनी होती है बैंक की,
बैंक सिलेक्शन करने के बाद जब आप बैंक जाते हैं, बैंक के बाद आपको उसको बताते हैं कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद वो आपको एक एप्लीकेशन ब्लैंक देता है, एप्लीकेशन फॉर्म देता है, आप उसको फिल करते हैं, उसके बाद वो आपको एक रेफरेंस कार्ड देता है जिसके आप उसको सिग्नेचर या थंब जो भी आपने करना होगा वो उसमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उसको वेरिफिकेशन उसको पता चल जाए कि आपकी ये साइन है या आपकी ये थंब है, कल को चेक देंगे, कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो उससे रीचेक करेगा। रेफरेंसेस इसलिए होते हैं, वो श्योरिटी होती है बैंक को कि हाँ, ये बंदा ऑथेंटिक है, और वो आपकी देख लेता है कि ये बंदा कल को फ्रॉड तो नहीं है, ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा हमारे साथ, कुछ ऐसी हेरा-फेरी तो नहीं करेगा। अगर कल को ये ज़्यादातर लोन्स वगैरह में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि लोन वगैरह कोई लेने आता है, तो फिर उस टाइम पे रेफरेंसेस काम आ जाते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद वो आपको एक अकाउंट नंबर देता है, अकाउंट नंबर जब आपको मिल जाता है, तो उसके बाद वो आपको एक स्लिप देगा, बोलेगा इस स्लिप में अपना अकाउंट नंबर लिखो, नाम लिखो और सिग्नेचर करो और अमाउंट लिखो, कितनी डिपॉज़िट करवानी है, उसके बाद डिपॉज़िट करवा दो, मेकिंग डिपॉज़िट करवाओगे आप कैश डिपार्टमेंट में जाके। उसके बाद सप्लाई 1 हफ्ते बाद जो है आपको जो है चेक बुक मिल जाएगी। चेक बुक के ऊपर एक एक्साइज़ ड्यूटी लगती थी, ठीक है? जो कि चेक बुक इश्यू होने से पहले-पहले आपसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं, या तो आप कैश दे दें उन पैसों का, या उस चेक बुक की अमाउंट जो होगी, या जो आपने डिपॉज़िट करवाए हैं ₹1000 ₹2000 3000 जितने भी आपने पैसे डिपॉज़िट करवाए हैं, उसमें से वो पैसे चेक बुक के काट लेंगे। ठीक है? एन्क्लोज़र्स क्या होता है? एन्क्लोज़र्स होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके ओपन एन अकाउंट के प्रोसीजर में, वो उनको एन्क्लोज़र्स कहा जाता है। जैसे कि आपका सीएनआईसी कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट अगर ज़रूरत है तो, ठीक है? आपकी बिजली का बिल, अगर आप बिज़नेस अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपका आई मीन करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपका लेटर हेड, आपके बिज़नेस के बारे में डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो है एन्क्लोज़र्स में आ जाता है। What does a bank ask for two reference to open a बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट जो है वो 2 रेफरेंसेस क्यों माँगता है जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं? तो वो इसलिए माँगता है ताकि उसको श्योर हो कि ये बंदा जो है ये वैलिड है, ये ऑथेंटिक है, ठीक है? और वो बंदा जो है, वो जो रेफरी है, जो जो रेफरेंस देने वाला बंदा है उसको रेफरी बोलते हैं। जो रेफरी है वो उसी बैंक से होना चाहिए। मतलब अगर आप एचबीएल में गए हैं, तो वो बंदा एचबीएल का ही होना चाहिए। ब्रांच हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन वो बैंक का सेम होना चाहिए। सेम ब्रांच को वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और ज़्यादातर आप रेफ़रेंस ज़्यादातर यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं, अगर आप स्टूडेंट लेवल में हैं तो, ठीक है? तो वो आपके पेरेंट्स साइन कर रहे होते हैं। बेसिकली रेफ़रेंस जो होता है वो पहले बहुत ज़्यादा इसको रूल ऑफ थंब बनाया जाता था, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी गई है। सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में इवन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। सिर्फ़ करंट अकाउंट में हाँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि उसपे बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होनी होती है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है कल को, इसलिए वहाँ पे रेफ़रेंसेस वग़ैरह होना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है, सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर अगर स्टूडेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे बैंकर खुद ही एज़ अ रेफ़री बन के वहाँ पे साइन कर देता है। तो ठीक है, जो रेफ़री होंगे आपके साथ वो 2 होने चाहिए एटलीस्ट, और वो जो हैं वो उनके उसी एप्लीकेशन ब्लैंक में उनके साइन होते हैं, उनकी स्टैम्प लगती है, उनकी डिटेल्स डाली जाती हैं, ताकि जो है कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उन 2 बंदों को पकड़ेंगे, क्योंकि उनके भी ऑलरेडी अकाउंट वहाँ पे होंगे, उनकी डिटेल्स मौजूद होंगी, तो वो ही इस बंदे के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है जी? गिव द डिटेल्स ऑफ द एंट्रीज इन पे इन लिस्ट। जैसे कि वो आपको पे इन लिस्ट देता है, जैसे वो पेमेंट लिस्ट डिपॉजिट स्लिप देता है, और उसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है? कौन-कौन सी डिटेल्स आपको डालनी होती है। तो डिटेल्स उसमें क्या डालनी होती है, आपको अपना अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, डेट डालनी होती है, अकाउंट नंबर डाला, ठीक है? कितनी अमाउंट डालनी है, अगर वो कैश में है या वो चेक है, ठीक है? अगर आप कैश डाल रहे हैं तो आप लिखेंगे कैश और उतनी कैश लिखेंगे। अगर आप चेक डाल रहे हैं तो आप फिर वहाँ पे चेक का एक नंबर होता है, चेक का नंबर लिख के और आगे एक अमाउंट लिखेंगे, ठीक है? अपना नाम लिखा, ये सारी चीज़ें आपने पे इन स्लिप में लिखनी होती हैं। और इसके कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री में होता है। और आप जाते हैं
किसी भी ब्रांच पे विजिट करते हैं, वहाँ पे ये स्लिप्स पड़ी हुई होती हैं, आप इसको पकड़ते हैं, ये 2 पेपर्स में जॉइंट होती हैं आपस में। एक जो होता है व्हाइट पेपर होता है, दूसरा जो होता है वो किसी भी कलर में हो सकता है, बैंक में वेरीज़ करता है, अलग-अलग बैंक में, किसी में ब्लू, किसी में ग्रीन, किसी में पर्पल, ठीक है? और वो जो होता है एज़ अ ट्रेस पेपर आपने बचपन में इस्तेमाल किया होगा कि आप ट्रेस पेपर नीचे रखते थे और आप जो भी लिखते थे वो दूसरे पेपर पे वो ट्रेस हो जाता था। तो ये भी एज़ अ ट्रेस पेपर इस्तेमाल हो रहा होता है कि जब जो-जो डिटेल्स अपने व्हाइट पेपर पे लिख रहे होते हैं डिपॉज़िट स्लिप में, वो ऑटोमैटिकली नीचे भी कॉपी हो रहा होता है, जो दूसरी स्लिप में लिखा आ रहा होता है। आप क्या करते हैं, ये दोनों स्लिप्स लेके ये आपस में जॉइंट होती हैं, ठीक है? आप कैश काउंटर पे जाते हैं, अपनी अपनी जो भी पेमेंट वहाँ पे करते हैं, वो जो डिपॉज़िट करवाते हैं, वो उसपे साइन करते हैं, अपना बैंक वाले स्टैम्प करते हैं और उसके बाद एक स्लिप वो अपने पास रख लेते हैं, एक वो आपको एज़ अ प्रूफ दे देते हैं, कॉपी, वो एक कॉपी कहलाती है वो, ताकि कल को आप प्रूफ दिखा सकें कि हाँ, ये मैंने पैसे डिपॉज़िट करवाए थे, इसमें आपकी स्टैम्प भी है, साइन भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर आपके बैंक में पैसे नहीं आ पा रहे हैं या लेट हो गया है, ठीक है? तो आप कंप्लेन लेकर आए हैं बैंक में, तो बैंक वाले आपको यही कहेंगे कि आपके पास कोई डिपॉज़िट स्लिप की कॉपी तो होगी, वो दिखाएँ हमें अगर आपने पैसे डिपॉज़िट करवाए हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं होती, अगर आपसे मिसप्लेस हो जाती है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसकी वजह से उसको आपके पास तब तक रखें जब तक कि वो आपके अकाउंट में पैसे आ नहीं जाते। आप चेक नहीं करवा लेते कि अब आपको पेमेंट आपके पास आ गई है। राइट अ नोट ऑन एक्साइज़ ड्यूटी विद रेफरेंस टू चेक्स, कि आपको जब भी चेक बुक्स मिल रही होती है, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया कि आपको गवर्नमेंट को जो है वो कोई ड्यूटी पे करनी होती है चेक्स के ऊपर, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा। व्हाट आर द एन्क्लोजर्स अटैच्ड टू द एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन-किन चीज़ों को अटैच करना होता है, ठीक है? वो भी मैं सारे लिख चुका हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होता है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, एप्लीकेशन ब्लैंक में कौन-कौन सी चीज़ों को आपको फिल आउट करना होता है, वो सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। इसको पढ़ भी लीजिएगा, मैं एक थोड़ा-सा कुछ-कुछ बीच से पढ़ भी देता हूँ कि आपको अपने नाम लिखना होता है, फादर, मदर नेम जो भी है, अपना परमानेंट और करंट एड्रेस हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, डेट हो गई, सिग्नेचर्स हो गए, एजुकेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड, डेज़िग्नेशन क्या है, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं या आपका खुद का कोई बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी होंगी। इसके अंदर रेफरेंस भी आएँगे, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर आती हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें लिखी होती हैं, ठीक है? इसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद आपको एग्री करके उसको साइन करना होता है, ठीक है? वन्स द बैंक अकाउंट इज़ ओपन, व्हाट डॉक्यूमेंट विल द बैंक हैंड ओवर टू द न्यू अकाउंट होल्डर। अच्छा, होता क्या है कि उस टाइम तो वो आपको कुछ देता नहीं है, वो आपको सिर्फ़ एक स्लिप देता है और उस स्लिप देने के बाद वो आपसे कहता है कि इसमें पेमेंट कर दो। आपको पेमेंट कर देता है, आपके पास एक सिर्फ़ जो अकाउंट ओपनिंग के बाद जो आपके पास एक प्रूफ़ होता है, वो सिर्फ़ वही डिपॉज़िट स्लिप ही होती है कि ये मैं बैंक अकाउंट ओपन करवा के आ गया। जो एक्चुअली सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो आपको विदिन अ वीक मिलते हैं चेक बुक के साथ। चेक बुक के साथ आपके घर में एक पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो आपके पास, या टीसीएस किसी भी सर्विस के ज़रिए आपके घर में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर आपके पास चेक बुक होती है। अगर आपने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये आपका जो है ये अकाउंट नंबर है, ये आपकी चेक बुक है, इसके अंदर इतने पेजेज़ हैं, ये है, वो है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में लिखी हुई होती हैं। ठीक है? और अगर डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड उसके अंदर आएगा, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, आपका क्या कोड है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिटेल में आपको बता दी जाएँगी। आपको बैंक को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, बैंक आपको सिर्फ़ जो है चेक बुक और आपको डेबिट कार्ड देता है, या आपको जो है, जो भी आप पेमेंट करते हैं, उसके रिटर्न में जो पेइंग स्लिप होती है, उसकी आपको कॉपी सिर्फ़ आपको मिलती है। ठीक है? रेफरेंस कार्ड क्या होता है? रेफरेंस कार्ड मैंने आपको बताया कि रेफरेंस कार्ड के ऊपर आप सिग्नेचर या थंब, कुछ लोग का पिक्चर जो है वो होता है, पिक्चर अकाउंट भी होते हैं, कुछ लोग साइन नहीं कर सकते तो उनके थंब प्रिंट्स लिए जाते हैं, ठीक है? उनसे थंब लगवाया जाता है, कुछ लोग के सिग्नेचर्स पे काम होता है तो वो सिग्नेचर्स करते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर जो है वो सिग्नेचर्स पे काम करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि साइन नहीं करते तो उनके ऊपर थंब, तो ये जो रेफरेंस कार्ड है, ये इसको रखा जाता है कल को जब भी आप कोई भी पेमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जब आपका अकाउंट नंबर लिखेगा, आपका चेक आएगा, वो सबसे पहले वो स्क्रीन पे
आपका अकाउंट नंबर लिखिएगा, सामने आपका रेफरेंस कार्ड आ जाएगा जहाँ पे आपके दोनों साइंस शो हो रहे होंगे। वो दोनों साइंस के साथ इसको वेरीफाई करेगा, अगर कभी भी साइन में प्रॉब्लम आएगा वो बोलेगा नहीं ये इनमें प्रॉब्लम है, इसको दोबारा से साइन करें। फिर प्रॉब्लम आएगा वो फिर आपको मैनेजर के पास भेज देगा, या जो भी वहाँ पे लेडी है जेंट्स बैठे होंगे जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, उनके पास आप जाएंगे, आप उनसे डेस्क पे बात करेंगे कि ये मेरे अकाउंट ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो आप उसको हो सकता है कि वो रिजॉल्व करें। लेकिन यही होता है कि वो इसीलिए किया जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि कल को कोई भी मिसयूज ना कर सके, कोई भी आपका साइन की कॉपी करके जो है आपकी चेक को जो है वो विथड्रॉ ना करवा ले, कोई भी पेमेंट ना कर ले। तो ठीक है, तो किसी के भी साइन जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं एक दूसरे से मैच कर पाते, तो वो इसलिए ये किया जाता है ताकि जो है वही बंदा जो है आगे पेमेंट करवा सके। और इसके अंदर ये भी होता है कि एडिशनल भी आप इंफॉर्मेशन ऐड करवा सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिशनल की पिक्चर, ठीक है। कुछ लोग के साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो साइन नहीं कर पाते हैं सेम, ठीक है। हर दफ़ा उनके साइन दूसरी दफ़ा जब जब करेंगे उनके साइन गलत हो जाते हैं, वो मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रेफरेंस कार्ड के अंदर लिखेंगे कि ये पिक्चर अकाउंट है, इट मीन्स के साइन तो होंगे ही या थंब तो होगा ही, लेकिन साथ वो बंदा ही खुद आएगा तो ही उसके पैसे विथड्रॉ होंगे या पेमेंट होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई भी एक ऐसा बंदा है जो कि बुज़ुर्ग है, मतलब आपके बड़े हैं, ठीक है? वो जात अब आपको अपनी नानी-दादी की एग्जांपल ले लें, ठीक है? वो आपको पता है इतने ऑथेंटिक साइन नहीं कर सकते, ठीक है? उनसे आप 10 दफ़ा करवाएँगे ना, 10 दफ़ा अलग-अलग किस्म के साइन करेंगे। साइन तो वो कर देंगे, लेकिन वो अलग-अलग किस्म के साइन करेंगे, और अगर आप बैंक की नज़र से देखें तो वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या होगा, बैंक उनके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी लगाएगा कि ये खुद भी आएँ, साइन करेंगे ना तो ये खुद भी आएँगे, तो हम इनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी उनके खुद से साइन नहीं कर पाएगा, और एक सेफ्टी भी हो जाएगी, और एक कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उस बंदे का बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी? उसके बाद डिटेल में 2 सवाल हैं, जैसे कि व्हाट इज़ बैंक अकाउंट्स और व्हाट आर इट्स काइंड्स, ये सारे के सारे आपने डिटेल में लिखने हैं। मैं इनको एक-एक करके भी समझा चुका हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है कि जो मेरे नोट्स में भी मौजूद हैं, नोट्स में सेम टू सेम मैंने यही यही चीज़ नोट्स में भी मौजूद है, और यही मैंने उसके आंसर में भी लिखा है। ठीक है? और अपने लेक्चर्स में भी समझा चुका हूँ, अगर डिटेल में समझना चाहें तो हमारे लेक्चर्स दे सकते हैं यूट्यूब में। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद होंगे, आप उनको जाके देख लीजिएगा। हाउ कैन द बैंक अकाउंट बी ओपन, ये भी वही है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैंक टाइप, एप्लीकेशन ब्लैंक, रेफरेंस कार्ड, इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चंस को क्रिटिकल तरीके से आपको पूछा गया, ताकि आपको जवाब उसके बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत वही थे जो आपको आते थे, लेकिन सवाल उसका थोड़ा-सा घुमा-फिरा के था, तो आपने पेपर में एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने उसको बहुत ही उस टाइम हाज़िर दिमागी के साथ जवाब देना है। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, समझ नहीं आ रही है, समझना चाह रहे हैं, 1 टू 1 कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, तो हमारी स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप इसको जॉइन कीजिए, कॉमर्स ग्रुप में जाके बैंकिंग इंस्ट्रक्टर के पास आइए, इट मीन्स कि आप मेरे पास आएँगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके तमाम क्वेश्चंस की या क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।